Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I'm Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Today we are going to learn and understand a poem, A Teenager's Prayer, which is written by J. Morse. This is the first poem of our syllabus. So, this is a prayer by a teenager. Here you can see the picture of teenager. You can see here the picture of teenager. What is the teenage stage? क्या होती है ये teenage stage? This is a stage which begins at the age of 13 and it ends at the age of 20. 13 से 20 साल तक की उम्र जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं टीनेज। और इस टीनेज में जो होते हैं उनके द्वारा की गई ये प्रेयर है। तो क्या खासियत है इस टीनेज की? टीनेज इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर यू अंडरगो सो मेनी चेंजेस। जब आप बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस वी मेड सो मेनी मिस्टेक्स इन आवर लाइफ। बहुत सारी मिस्टेक्स होने की संभावना होती है। यही एक एडोलेसेंट स्टेज जिसे हम लोग कह सकते हैं, यही स्टेज होती है कि यहाँ पे बच्चे गलत रास्ता अगर चुन लिया तो जिंदगी उनकी खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये टीनेज द्वारा की गई ये प्रेयर है। प्रेयर मतलब प्रार्थना है, भगवान से की गई प्रार्थना है कि भगवान मुझे जिंदगी का रास्ता चुनने में मदद करो। दिस पोएम इज अ डिलेमा। ये क्या है? डिलेमा है, दुविधा मनस्थिति है। किसकी? एक टीनेजर की है। विच रोड शुड आई चूज? कौन सा रास्ता मैं चुनूं? और गॉड हेल्प मी टू फाइंड द राइट पाथ। भगवान मुझे मदद करो, एक सही रास्ता चुनने में आप मेरी मदद करो। ये बताने के लिए ये पोएम आपके सिलेबस में फर्स्ट पोएम के रूप में डाली गई है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि यही आपकी 10th में आप हो, टीनेज में हो, 10वीं के बाद आप जिंदगी का रास्ता चुनने वाले हो। इन दिनों में अगर आपने सीरियसली ज़िंदगी की तरफ देखा, अच्छा रास्ता चुन लिया, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर हो सकती है। और गलती से भी आपसे गलत कदम उठ गया तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये पोएम जानबूझकर 10th के सिलेबस में फर्स्ट डाली गई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द पोएम। देखो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. पोएम अभी हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोएम स्टांजा, ईच स्टांजा। First, we are going to understand the first stanza. Just look here. Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. बहुत ही सुंदर स्टांजा है। फर्स्ट स्टांजा में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है? यू आर एट द एज ऑफ टीनेज, एडोलेसेंट स्टेज में हो, एंड व्हेन यू आर एट दिस स्टेज, neither you are a small boy or young kid, or neither you are a ओल्ड पर्सन दैट हु कैन टेक अ गुड डिसीजन। ना आप छोटे हैं ना बड़े हैं, एकदम बीच की साइज में हो, तो आपके अंदर आपसे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जैसे ही आपका हर दिन नया आता है आपके सामने, तो ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ क्या लेके आता है? न्यू बिगिनिंग्स लेके आता है, मतलब कुछ ना कुछ नया लेके आता है। हर चीज़ की तरफ देखकर आपको लगता है कि ये कुछ नया है। And I have to take the decision I must make. I have to take the decision, और जिंदगी का डिसीजन मुझे लेना है। जैसे कि आप 10th पास होते हो, 10th जैसे ही पास हो जाओगे तो आपको डिसीजन लेना है। यू हैव टू चूज द साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, ये डिसीजन आपको लेना है। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। इट इज ओनली आई, मैं खुद हूँ
अकेला ही, कि जिससे ओनली वन हूँ हु हैव टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, जो रोड मुझे चुनना है उसके लिए मैं अकेला ही क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। यानी जिंदगी का जो भी फैसला लूंगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, मैं ही लूंगा। इसीलिए फर्स्ट स्टैंजा में बहुत सुंदर दिया है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स ऑफ आवर लाइफ, एवरी डे कम्स विथ न्यू बिगिनिंग। हर दिन किससे आता है, न्यू बिगिनिंग्स के साथ लेके आता है। एंड यू हैव टू टेक द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, देर आर सो मेनी रोड्स एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम द दोज रोड्स। तो पहली जिंदगी में आपके सामने बहुत सारी नई नई शुरुआतें आएंगी और उनमें से आपको क्या करना है, आपका रोड जो है, आपका रास्ता है जिंदगी का, वो चुनना है। आप चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं इसे। लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द न्यू बिगिनिंग। दिख रहा है एक छोटा सा पौधा जो है वो जमीन से उभर कर आया है। द सेम वे यू आर ऑल्सो लाइक अ स्मॉल प्लांट, जो क्या हो रहा है, उभर कर आया है। हियर इट इज यू, आप ये हैं, दिस इस स्टेज पर हो आप, टीनेज स्टेज पे हो। नाउ देर आर टू रोड्स, दिस रोड एंड अनदर रोड। यू हैव टू चूज द वन रोड विच विल गिव यू द सक्सेस, जो आपको क्या दे सकता है, सक्सेस दे सकता है इस रोड से। सो ईच डे ब्रिंग्स द न्यू बिगिनिंग्स। हियर यू आर at the beginning of the day and there are new beginnings. You have to choose one from the two road. Here first road, एक रोड यहाँ जाएगा, एक रोड यहाँ जाएगा। यू हैव टू चूज द रोड, जो रोड आपके लिए सही होगा। इट इज ओनली यू who is responsible for the decision. It is only you who have to choose the road that you will have to take. आया समझ में? अब हम लोग सेकंड फर्स्ट स्टैंजा में क्या देखा, समझ में आया? फर्स्ट स्टैंजा में ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर दिन क्या लेके आता है, न्यू बिगिनिंग्स लेके आता है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको खुद को क्या लेने हैं, डिसीजन मतलब आपके निर्णय आपको लेने हैं। It is only you who is responsible or who have to choose the road that you have to take. तो टीनेजर को ही अपना दिन, अपनी जो रोड जो है, अपना रास्ता जो है वो टीनेजर को ही चुनना होता है। फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया? ओके, अब सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Here you can see that the poet says that I can choose, there are two types of roads. The first road which leads you to the ग्रेट सक्सेस, एक रोड आपने चुना विच विल लीड यू टू द ग्रेट सक्सेस, जो आपको कहाँ लेके जाएगा, ग्रेट सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और अगर आपने ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, किसी डार्कन रोड की तरफ आप ट्रेवल होते गए, मतलब आप उस रास्ते पर चले गए कि जो रास्ता कैसा है, डार्कन। डार्कन का मतलब हियर क्या है, इविल, मतलब बहुत ही खराब, जिंदगी को खराब करने वाला ऐसा रोड जो है, उस रास्ते पर अगर आप ट्रेवल डाउन हो गए, वो कहाँ लेके जाएगा, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही वरी, चिंता, तकलीफ की तरफ लेके जाएगा। तो सेकंड स्टैंजा में आपने क्या देखा, समझ में आया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड्स। फर्स्ट रोड विल लीड्स यू टू द ग्रेट सक्सेस, आप बहुत जिंदगी में सक्सेस मिल सकता है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेस? इट मीन्स दैट यू विल गेट योर एजुकेशन कंप्लीटेड, आप एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको अच्छी सी सर्विस मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, आप घूम सकते इधर उधर, अच्छी किताबें पढ़ सकते, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेट सक्सेस। सो यू कैन, if you will choose the road which will leads you to the great success, and there are another option to you, there is another option to you, and what is that another option? That if you will travel down, अगर तुम travel down हो गए किस तरफ, डार्कन रोड की तरफ, इट विल लीड यू टू द ग्रेट डिस्ट्रेस, वो जिंदगी भर के लिए आपको कहाँ लेके जाएगा, वरी, चिंता, तकलीफ की तरफ लेके जाएगा, जिससे आप कभी भी उभर नहीं सकते। तो इसीलिए क्या कहा है कि टीनेजर इज अ स्टेज व्हेन यू हैव टू टेक द डिसीजन। हर दिन आपके लिए दो रास्ते लेके आएगा, एक रास्ता सक्सेस का रहेगा, एक रास्ता डिस्ट्रेस का रहेगा। ऐसा में चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं ये। हाँ, दिस इज the picture of a happy family. What does it shows? That if you will choose the correct road, अगर आपने correct road choose किया तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। But if you will
चूज द डार्कन रोड, अगर आपने डार्कन रोड चूज किया तो आप कहाँ चले जाओगे, ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ, मतलब जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए आपके सामने दो रास्ते खड़े हैं, उसमें से आपको क्या करना है, एक चुनना है। आया समझ में सेकंड स्टांजा? तो क्या देखा सेकंड स्टांजा में? इन द सेकंड स्टांजा वी हैव सीन दैट there are two types of roads which leads you. First leads you to the success and another leads you to the distress. If you will choose the good road, you will achieve the success. If you will travel down the darken road मतलब evil road की तरफ चले गए तो you will lead to the great distress, फिर जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड स्टैंजा में देखो, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। सो जब ऐसा होता है तो इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी कंफ्यूज के स्टेज में ये जो टीनेजर है ये कंफ्यूज है, तो ये क्या किससे क्या करता है, एडवाइस मांगता है। फर्स्ट वो एडवाइस किससे मांग सकता है, फादर से एडवाइस ले सकता है, मदर से एडवाइस ले सकता है, फ्रेंड से एडवाइस ले सकता है, रिलेटिव से एडवाइस ले सकता है। बट द बेस्ट एडवाइस इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गॉड। हमेशा अच्छी एडवाइस हमें कहाँ से आती है, भगवान से आती है। भगवान कहाँ होता है, हमारा अंतरात्मा होता है, हमारी अंदर की आवाज़ होती है। अगर हमने उससे पूछा तो हमें बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है। तो इसीलिए ये जो टीनेजर है वो क्या कहता है, ओ गॉड प्लीज ओपन अप माई आईज, भगवान मेरी क्या ओपन करो, आईज ओपन करो, मतलब आंखें खोलो मेरी, डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं क्लियरली देख सकूं। क्लियरली मतलब साफ सुथरे आंखों से देख सकूं कि कौन से रास्ते पे खराबी है और कौन सा रास्ता अच्छा है। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। हेल्प मी, मेरे साथ खड़े रहो, टू स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, जो सही है उसके साथ खड़े रहने के लिए मुझे मदद करो भगवान। या फिर ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर भी देर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन मी, हेल्प मी टू ब्रिंग आउट देम, मेरे अंदर से वो बाहर निकल के आए और मुझे वो दिखाई दे, इसके लिए मुझे क्या करो आप, मदद करो। ऐसा कौन बोल रहा है, टीनेजर बोल रहा है, क्योंकि बुरा रास्ता जो है वो दिखाई नहीं देता, वो अच्छा ही लगता है। क्योंकि कोई आपको स्मोकिंग के लिए कहेगा, अरे करके तो देख स्मोकिंग एक बार, क्या फर्क पड़ेगा इससे, देख बहुत मजा आता है। तो अपने को तब ऐसी टीनेजर स्टेज होती है कि तब पता नहीं रहता है कि ये गलत है, करके देखेंगे तो वही लत लग जाएगी और जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये ढूंढने के लिए मेरे साथ आप खड़े रहो। जब आप मेरे साथ रहोगे, आई विल फाइंड आउट दैट विच इज द राइट रोड फॉर मी, एंड ऑल एट द सेम टाइम ओ गॉड हेल्प मी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो भी बेस्ट है वो निकालने में भी मेरी आप मदद करो, ताकि मैं अपनी अच्छाइयों के साथ एक अच्छा इंसान बन सकूं। चित्रों के द्वारा हम लोग देखते हैं, दिस इज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, हियर इज द पिक्चर ऑफ अ टीनेजर एंड ही इज प्रेइंग टू द गॉड दैट ओ गॉड हेल्प मी टू ओपन अप माई आईज, मेरी आंखें खोल दो, सो दैट आई विल क्लियरली सी, मुझे अच्छे से दिखाई देगा, विच रोड इज गुड फॉर मी एंड विच रोड इज बैड फॉर मी। हेल्प मी टू फाइंड आउट विच इज करेक्ट फॉर मी एंड विच इज इनकरेक्ट फॉर मी। यहाँ पे देखा रॉन्ग और राइट, यहाँ पे राइट रास्ता जो है वो रेड से दिखाई दिया है और रॉन्ग रास्ता जो है ब्लू से। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि जो बुराइयां होती है वो अच्छे रूप में आती है, फिर भी हमें उसे पहचानना है। उसको पहचानने के लिए आपको किसके आधार की जरूरत है, भगवान के, गॉड के आधार की जरूरत है। इसीलिए द टीनेजर इज प्रेइंग टू गॉड दैट ओ गॉड हेल्प मी टू फाइंड आउट और टू सी क्लियरली दैट विच रोड इज करेक्ट फॉर मी। सेकंड थर्ड स्टैंजा भी समझ में आया। इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट वी हैव सीन दैट द पोएट इज प्रेइंग टू द गॉड दैट गॉड हेल्प मी, और हेल्प मी टू सी क्लियरली, मैं क्लियरली देख सकूं दैट विच रोड इज करेक्ट फॉर मी। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In the fourth stanza, the poet is very panic
And that's why the poet says that, oh God, help me to say no when temptation comes my way. मेरे जिंदगी में जब टेम्पटेशन आएंगे, टेम्पटेशन का मतलब क्या है? अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस मतलब आकर्षण, आकर्षण किस किस चीज़ के हो सकते हैं? एक स्मोकिंग का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, फिर दारू का हो सकता है, ये बहुत सारे, लड़कियों का अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग अट्रैक्शंस होते हैं कि उस अट्रैक्शंस की तरफ अगर आप चले गए तो ज़िंदगी हाथ से खराब हो जाएगी। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना क्या करता है टीनेजर? ओ लॉर्ड हेल्प मी टू से जस्ट नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। मेरे रास्ते में जैसे ही टेम्पटेशन आएंगे उसको मैं ना कह सकूं, इसके लिए आप मेरी क्या करो? मदद करो। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। वाई आई वॉन्ट टू से नो टू द टेम्पटेशन? बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई बॉडी क्लीन। मैं क्या चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट। मैं अपनी बॉडी को क्लीन एंड फिट रखना चाहता हूँ। किस लिए? बिकॉज आई वॉन्ट टू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ ईच डे। हर दिन मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मैं बॉडी को क्लीन एंड फिट रखूँगा तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। एंड फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू से नो टू द टेम्पटेशन। मुझे क्या करना है? टेम्पटेशन को नो कहना है। ओके, आज समझ में क्या देखा इस पार्ट में हम लोगों ने? इस पार्ट में एक इसके द्वारा देखते हैं हम लोग। दिस इज द पिक्चर दैट जस्ट से नो। इन क्या करना है? नो कहना है। किसको? एडिक्शन को। ये देखो, दिस इज द एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, दिस इज द एडिक्शन ऑफ वाइन, जो भी है, शराब जो है, अल्कोहल को हमें क्या कहना है? नो कहना है। तो इनको अगर हम लोगों ने ना कहा तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी? फिट एंड क्लीन रहेगी। ये अट्रैक्शन है। व्हाट आर दीज? दीज आर द टेम्पटेशन। टेम्पटेशंस मतलब अट्रैक्शन है। इसे हमें क्या कहना है? नो कहना है। और अगर हम लोगों ने ना कहा, देन हाउ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी विल लिव? वी विल लिव अ हैप्पियर लाइफ। हम बहुत ही हैप्पियर लाइफ मतलब बहुत ही खुशी वाली जिंदगी जी सकते हैं अगर हम लोगों ने किसको ना कहा? तो टेम्पटेशन को ना कहा। तो क्या देखा हम लोगों ने इस स्टैंजा में? दैट the poet is requesting the god or praying the god that, oh God, help me to say no to the temptation. Why he want to say no to the temptation? Because he wants to lead a very happy life. And how will he lead happy life? If he will keep his body clean and fit, then alone he will lead a happy life. आया समझ में? स्टांजा में क्या देखा? अब हम लास्ट स्टांजा की तरफ चल रहे हैं। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. लास्ट स्टैंजा में बहुत ही सुंदर से बताया है पोएट ने। When my teenage years are over, जब मेरे टीनेज ईयर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। टीनेज मतलब मेरी जो एडोलेसेंट स्टेज है वो जब ख़त्म हो जाएगी, I know that I will see that life is lived its very best. तब मुझे पता चलेगा कि मैंने ज़िंदगी बहुत कैसे जी है, बहुत बेस्ट तरीके से जी है। Lived its very best. Why? Because you are walking next to me. भगवान आप मेरे साथ ही चल रहे थे। You were walking next to me, इसलिए मेरी ज़िंदगी कैसी गई? बहुत ही अच्छे से ओवर हो गई। जब ये मुझे कब पता चलेगा? जब मेरी टीनेज खत्म हो जाएगी। जैसे 20-21 साल खत्म हो जाएगा, जैसे मेरे अंदर अच्छा बुरा देखने की क्षमता आ जाएगी, तब मुझे पता चलेगा अरे मैंने तो बहुत सुंदर जिंदगी जी है। व्हाई? बिकॉज गॉड यू वर वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। आप मेरे साथ चल रहे थे, तो मेरी जिंदगी तो क्या जी है मैंने आज तक की? तो बेस्ट ही जी है। तो लास्ट स्टैंजा में हम लोगों ने क्या दिखाया समझ में? When the teenage years will be over, the poet will realize that he had led a very beautiful and the best life. Why he led a beautiful and best life? Because God was always with him. क्योंकि उसके साथ कौन चल रहे थे? भगवान चल रहे थे, इसलिए उनकी जिंदगी कैसे गई? बहुत ही अच्छी गई। लास्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि when teenage years will be over, जब टीनेज खत्म हो जाएंगे, then I will realize, जब मुझे पता चलेगा कि I lived a life very happily, मैंने बहुत खुशी से जिंदगी बिताई है। Why? Because God was walking next to me. मेरे साथ भगवान चल रहे थे और आगे भी चलने वाले हैं। I hope you must have understood the poem. पूरी पोएम समझ में आपके आई होगी। पहले इसमें हम लोगों ने क्या देखा? The poet is in a dilemma. पोएट किस में है? डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा मनस्थिति में है। बिकॉज ही इज एट हिज टीनेज। पोएट कौन से इसमें है? टीनेज में है। और टीनेज में उसके सामने देर आर टू रोड्स।
दो रोड्स हैं, you have to choose from these two roads and he himself is responsible for his choice, his decision, उसके डिसीजन के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। टू रोड्स कौन से हैं? द फर्स्ट रोड विल लीड हिम टू द सक्सेस एंड अनदर लीड हिम टू द डिस्ट्रेस। तो ऐसी परिस्थिति में पोएट क्या हो जाता है? ही इज वेरी कंफ्यूज, सो ही प्रेज टू द गॉड। तो फिर वो किससे प्रार्थना करता है? गॉड से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि ओ गॉड हेल्प मी टू सी क्लियरली, मुझे क्लियरली मैं देख सकूं, इसके लिए मुझे क्या करो? मदद करो, ताकि मैं अच्छा रास्ता चुन सकूं। एंड एट द सेम टाइम हेल्प मी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो मुझे दिखाई देगी, तब जाके मैं अच्छा रास्ता चुन सकूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में पोएट किससे प्रार्थना करता है? कि गॉड से प्रार्थना करता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने कुछ टेम्पटेशन आ सकते हैं। टेम्पटेशंस मतलब अट्रैक्शंस, तो वो अट्रैक्शंस को मैं ना कह सकूं, इतनी मुझ में क्या कर दो? क्षमता भर दो, ताकि जैसे ही जिंदगी आगे आएगी तो मेरी जिंदगी फिट और क्लीन रहेगी लाइफ मेरे, क्योंकि मुझे कैसे जीना है? हैप्पीली जीना है। और जब मेरी टीनेज खत्म हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि आई हैव लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ टिल द एंड, आज तक मैंने बहुत सुंदर जिंदगी जी है। व्हाई? बिकॉज गॉड वॉज ऑलवेज विथ मी, वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ भगवान चल रहे थे, तो मेरे से कोई गलती होने की संभावना ही नहीं थी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम। अब हम लोग इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट शब्द है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या है? शुरुआत। फिर दूसरा शब्द है डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है? निर्णय। तीसरा है सक्सेस। सक्सेस का मतलब जो है हमारी कामयाबी या फिर यश, जिसे हम लोग कहते हैं। डार्कन। डार्कन का मतलब क्या है? अंधकार में। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? दुख या फिर यातना, जिसे हम लोग कहते हैं। और टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब क्या है? आकर्षण। अब सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, व्हाट डज ईच डे ब्रिंग्स, हर दिन क्या लेकर आता है? हु हैव टू टेक द डिसीजन, डिसीजन किसे लेने हैं? व्हाट डिसीजन द स्पीकर हैव टू टेक, स्पीकर को कौन से डिसीजन लेने? स्पीकर मतलब यहाँ पे टीनेजर। व्हाई द पोएट प्रेज टू गॉड, पोएट गॉड की प्रार्थना क्यों करता है? हाउ शुड वी रिएक्ट टू टेम्पटेशन, हम लोगों ने टेम्पटेशन को क्या कहना चाहिए? रिएक्ट मतलब क्या करना चाहिए? Why the speaker wants to say no to temptation, टेम्पटेशन को वो नो क्यों कहना चाहता है? Whose company does the poet wants in the life, किसकी कंपनी, किसकी साथ चाहिए वो पोएट को अपनी जिंदगी में? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं? ढूंढकर लिखने हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको पोएम जो है पोएटिक एप्रिसिएशन के लिए आएगी, उसमें राइमिंग स्कीम जो है वो अभी समझा देती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं राइमिंग स्कीम नहीं समझाऊंगी, आपको राइमिंग स्कीम डायरेक्टली लिखनी है। तो देखो, फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखो। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। अब मैंने देखो हर लाइन के एंड के जो शब्द है, एंड का वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया। पहला बिगिनिंग्स है, सेकंड है मेक, थर्ड है चूज और चौथा है टेक। अब इसको हमें क्या करना है कि इसमें तुकंत वाले शब्द कौन से देखने हैं। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला शब्द जो आता है, इसे राइमिंग स्कीम लगाते समय पहले शब्द को हम लोग ए लिख लेते हैं। ओके, अब बिगिनिंग जैसा मेक है क्या? नहीं। अगर बिगिनिंग जैसा दूसरा मेक होता तो उसको हम लोग क्या लगाते? ए लगाते। लेकिन बिगिनिंग जैसा मेक है क्या? नहीं, इसलिए मेक को क्या लगाया मैंने? बी लगाया। ओके, फिर बिगिनिंग मेक जैसा चूज है क्या? बिगिनिंग का चूज तुकंत है क्या? मेक का चूज तुकंत है क्या? नहीं। तो तीनों भी अलग अलग है, इसलिए चूज को मैंने क्या लगाया? सी। ए बी और सी। अब टेक जो आया है वो किसके साथ तुकंत खाता है? मेक के साथ तुकंत है टेक। तो मेक को हम लोगों ने क्या दे दिया था? बी दे दिया था, इसलिए टेक को भी क्या लगेगा? बी। तो देखो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, यहाँ पे आप देख सकते हो राइमिंग्स की हमारी ए बी सी बी। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखने क्या है? ए बी सी बी। इस पूरे पोएम के चार कितने स्टांजा है? 5 स्टांजा है। पांचों स्टांजा में आपको राइमिंग स्कीम क्या मिलेगी? ए बी सी बी। बाकी के स्टांजा की आप खुद करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी फिगर ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये मतलब होता है शब्द अलंकार जो होता है। कविता में अलंकार होते हैं, दंवी में हम लोगों ने सीखे हैं। अब बहुत सीधे साधे अलंकार जो है मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो, फर्स्ट पोएम फर्स्ट लाइन ही लिए, देखो मैंने यहाँ पे डिसीजन आई मस्ट मेक, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो
वर्ड्स जो होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी वाक्य बनाते समय उसमें वाक्य में पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया आती है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म पहले आया है, फिर कर्ता आया है और फिर क्रिया आया है। ये जो लाइन है इसकी जो ऑर्डर है वो उल्टी सीधी हो गई है, इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। जब लाइन की जो ऑर्डर होती है वो ऑर्डर अगर उल्टी हो गई है तो हम उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एपोस्ट्रोफ। अब एपोस्ट्रोफ क्या होती है कि जिसमें आप डायरेक्टली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब जिस जो हमसे बात नहीं करता फिर भी हम उससे बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है या फिर टीनेजर जो है वो किससे बात कर रहा है, लॉर्ड से बात कर रहा है, मतलब भगवान से बात कर रहा है, भगवान को संबोधित कर रहा है हर लाइन में, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एपोस्ट्रोफ है। थर्ड है ट्रेवल डाउन द डार्कन्ड रोड, ये कौन सी है, अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन के लिए याद रखने की बात क्या है कि इसको एक रिदम होता है, एक ताल होता है और वो किसी एक ही लेटर के बार बार रिपीट होने से वो ताल होता है। अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ उसी में आपको समझ में आएगा। और ट्रेवल डाउन द डार्कन्ड रोड, कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, ट्रेवल डाउन द डार्कन्ड रोड, ड ड ड साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, अलिट्रेशन है। अब देखो लास्ट है मेटाफर, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। इसमें क्या होता है, उपमान और उपमेय जो है वो अलग अलग न होते हुए भी एक ही होते। मतलब क्या, देखो आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का रोड जो है उसकी तुलना किसके साथ की गई है, रास्ते की तुलना लाइफ के रास्ते के साथ की गई है। तो लाइफ और रोड ये अलग अलग न करते हुए ये एक ही दिखाने की कोशिश की है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई है, मेटाफर हो गई है। तो बच्चों आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल पोएम। इसी के साथ साथ हम लोग पोएम का पोएटिक एप्रिसिएशन क्या है वो भी नेक्स्ट पीरियड में देखने जाने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।